हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 18 में जो बाकी बचा हुआ उत्तर था वो बताएंगे। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन था, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, 2018 में आ चुका है। तो इसमें अपन ने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे, अपीलीय क्षेत्राधिकार तक, यहाँ तक अपन ने इसको पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे अभिलेख न्यायालय। इसका जो चौथा पॉइंट है कार्य क्षेत्र का, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 215 में बात कही गई है और उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। यदि उच्च न्यायालय की कोई अवमानना करता है, उसकी बात का कोई अवहेलना करता है, उसके निर्णय की कोई बुराई करता है, गलत बताता है, तो वो अवमानना मानी जाती है। उसके लिए उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को दंड दे सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे। जो भी निर्णय जिस केस में उच्च न्यायालय देगा वो निर्णय सुरक्षित रखे जाते हैं और अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करते हैं। यानी इस प्रकार के केस, जैसे उच्च न्यायालय ने किसी केस का निस्तारण किया, कोई निर्णय दिया, ऐसा कोई दूसरा केस उसी प्रकार का यदि अधीनस्थ उससे नीचे के न्यायालय में आता है तो उच्च न्यायालय के केस के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उसका फैसला सुना सकता है। तो ये इसलिए कानून की तरह कार्य करते हैं निर्णय। 5वें जो कार्य है प्रशासन संबंधी अधिकार। उच्च न्यायालय के प्रशासन संबंधी अधिकार इस प्रकार हैं। पहला है, उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी न्यायालय के पत्रों निर्णयों को मंगवा सकता है और उसकी जांच पड़ताल करवा सकता है। यानी अपने अधीन जो उसके नीचे जो न्यायालय हैं उनसे कोई पत्र और उसके निर्णय को मंगवा सकता है और उसकी जांच पड़ताल भी कर सकता है। दूसरा है, उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखें कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, यानी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर तो कार्य नहीं कर रहा है, तथा अपने कर्तव्यों का निश्चित विधि के अनुसार ही पालन कर रहा है। यानी अधीनस्थ न्यायालय की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने विधि के अनुसार कार्य करे। यदि विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उच्च न्यायालय उसको कंट्रोल करता है। वह किसी भी वाद को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार तथा निर्णय के लिए भेज सकता है। यानी किसी भी वाद विवाद को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय से विचार या निर्णय के लिए भेज सकता है। कौन? उच्च न्यायालय। आगे है, इसमें देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन। छठा पॉइंट क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। उच्च न्यायालय केंद्र व राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो विधायिका है, केंद्र में संसद, राज्य में विधायिका, वे कार्यपालिका के जो कार्य हैं यदि वो गैर कानूनी हैं, जनता के अहित के हैं, तो उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका व राज्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। विधानमंडल को हम व्यवस्थापिका भी कह देते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों को क्या कहा जाता है? सरकार। ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कब तक स्थिर रहेगी? यानी जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, हर 10 वर्ष में हमारी जनगणना होती है देश में, परंतु विधानसभा के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। तो ये 1971 की जनगणना में यह निश्चित किया गया था। 1971 की जनगणना के अनुसार हमारे विधायकों का मत मूल्य भी निकाला जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो ये जो सदस्य संख्या है ये स्थिर 2026 तक के लिए की गई है। कब तक के लिए की गई है? 2026 तक के लिए। जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक स्थिर रहेगी। जैसे हमारे राजस्थान में विधायकों की संख्या 200 है,
तो ये 200 संख्या 2026 तक रहेगी। 2026 में इसमें बढ़ोतरी होती है या कमी होती है वो निर्णय बाद में होगा, 2026 में होगा। अगला है प्रश्न नंबर 20, विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? मैं आपको बता सकता हूँ, विधान परिषद के संगठन में विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हो। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा तथा विधान परिषद के मुख्य पदाधिकारियों के नाम बताइए। यानी हमारे विधानसभा और विधान परिषद के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, देखिए राज्य विधानसभा के पदाधिकारी विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष तथा राज्य विधान परिषद के पदाधिकारियों की बात करें तो सभापति और उपसभापति, सभापति है और उपसभापति विधान परिषद में। अगला क्वेश्चन 22, राज्य की मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के किस सदन को नहीं है? ये ध्यान रखेंगे, किसको नहीं है? तो राज्य की मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के विधान परिषद सदन को नहीं है। मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास विधान परिषद नहीं ला सकती। कौन ला सकती है? विधानसभा। यदि हम इसमें नहीं है हटा दें, और कौन ला सकता है तो विधानसभा ला सकती है, विधान परिषद नहीं ला सकती। विधानसभा विधान परिषद विधानमंडल के 2 सदन हैं और विधानसभा ही मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास ला सकती है। ठीक है, ये विषय ध्यान रखें। आगे है, अध्यापकों का निर्वाचन मंडल विधान परिषद में कितने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं? अध्यापकों का निर्वाचन मंडल विधान परिषद में 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, कुल सदस्य संख्या का। जिस प्रकार राज्यपाल 1/6 करता है तो ये 1/12 करते हैं, कुल सदस्य संख्या का 1/12। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। किसकी इच्छा पर्यंत बना रहता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 25, संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपाल का शक्ति किसमें निहित है? संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपाल का शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राज्यपाल। आगे बात करेंगे, राज्य के विधान मंडल के सत्रावसान में राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहते हैं? यदि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, सत्र बंद है, तो ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, विशेष मजबूरी हो जाए, तो सत्र किस प्रकार चलाया जाएगा और ऐसा कौन सा आदेश राज्यपाल देगा? तो राज्य के विधानसभा विधान मंडल के सत्रावसान में राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे अध्यादेश कहते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद या कैबिनेट की बैठक करके प्रस्ताव पारित करता है, राज्यपाल को विचार या परामर्श देता है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके सत्र को बुलाता है। तो ये विषय ध्यान रखना। पद ग्रहण के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष किस आशय की शपथ लेनी होती है? पद ग्रहण से पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष पद के कर्तव्य पालन, गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम यानी पद के कर्तव्य पालन की, जो मुख्यमंत्री पद है, गोपनीयता, अपने कार्य को गोपनीय बनाए रखना। 28वां है, उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए, उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है, उच्च न्यायालय के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है संविधान के? तो अनुच्छेद 214 में। क्वेश्चन 29, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर देता है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। शपथ दिलाने की बात आती है तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ठीक है, और
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यदि त्याग पत्र देता है तो राष्ट्रपति के नाम देता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। मान लीजिए आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं और आपको सदन के सदस्यगण हटाना चाहते हैं पद से। इसके लिए उन्हें जिस विधि का अनुसरण करना होगा उसे संक्षेप में होता है। ये वो सदस्यगण क्या विधि अपनाएंगे? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए पहले इस बात के प्रस्ताव की सूचना, किसके बात की? हटाने के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को देना आवश्यक है। पद से हटाने की जो सूचना है, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की जो प्रस्ताव पर जो चर्चा होगी विधानसभा में, उस चर्चा से 14 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष को उसकी सूचना देना आवश्यक है। 14 दिन के पश्चात इस प्रस्ताव को यदि विधानसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, 14 दिन के बाद उस पर चर्चा होगी, और यदि इस चर्चा के बाद विधानसभा के सदस्य उसको बहुमत द्वारा स्वीकार कर लेते हैं, बहुमत से प्रस्ताव को पास कर देते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। उस स्थिति में विधानसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो ये लेसन नंबर 7 आपका पूरा हुआ। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई समझने में समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।